हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वाली वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम अपना जो लोकल गवर्नमेंट्स का जो लास्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग में कुछ डेटा दिया हुआ है कि कितने ज़िला पंचायत है, कितने ब्लॉक लेवल पर पंचायत है, ठीक है, सिटी कॉर्पोरेशंस कितने हैं, टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ कितनी है। तो ये फर्स्ट दो पैराग्राफ बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रहे हैं, ये आप अपने आप रीड कर लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिक फैक्ट ही है कि कितने लेवल पर हमारे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में उस पर आते हैं। तो जब हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया, तो इससे हमने अंडरस्टैंड क्या करा दैट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट दे हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पंचायती राज एंड नगर पालिकाज अक्रॉस द कंट्री। पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ने करी वो ये करी कि हमारे पूरे के पूरे भारत में, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें या म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें, उनका जो स्ट्रक्चर है ना उसमें क्या आ गया, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देने लगी। ठीक है, पहले देखो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अलग अलग राज्य में अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट चल रही थी। कहीं पर दो लेवल टू टायर गवर्नमेंट थी, अगर हम पंचायती राज की बात करें तो कहीं पर कोई और लेवल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एक यूनिफॉर्मिटी हमें इन सब के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देने लगी। सबसे पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इस पर्टिकुलर ये जो अमेंडमेंट आए हमारे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, उसमें हमने क्या देखा कि जो रिजर्वेशन है, ठीक है, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत एंड नगर पालिका, ये दोनों में ही है, सेम टू सेम पंचायत में भी है एंड सेम टू सेम जो है नगर पालिका में भी एक तरीके से क्या है, रिजर्वेशन है। सो जो प्रोविजन है फॉर द रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत एंड द नगर पालिका हैव इंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन इन द लोकल बॉडीज। ये एक बहुत बड़ा क्या था, एक बहुत बड़ा चेंज था जो हमने अपने एक तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपनी सोसाइटी में करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि हमने विमेन मेंबर्स को, हमने क्या करा, हमने विमेन मेंबर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी कि कम से कम वो आगे आए और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, लोकल लेवल से ही बिगनिंग हो, कम से कम विमेन और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके, तो ये चीज़ लोकल लेवल से ही क्यों ना शुरू करी जाए। तो इस आइडिया के साथ, इस पूरे विजन के साथ क्या किया गया था, पूरे विजन, इस पर्टिकुलर विजन के साथ रिजर्वेशन किया गया, पंचायत में भी किया गया 33%, नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी किया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी विमेन हमारी लोकल बॉडीज़ में एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आने लगी। और साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि केवल और केवल मेंबर बन रही है, नहीं, सरपंच या अध्यक्ष या फिर जो चेयरपर्सन की जो पोजीशन होती है, इवन वहाँ पर भी रिजर्वेशन था जो हमने अंडरस्टैंड करा। तो इसकी वजह से बहुत सारी विमेन क्या बनने लगी, सरपंच भी बनने लगी, अध्यक्ष बनने लगी एंड मेंबर्स तो थी ही। तो उसके बाद क्या होने लगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि एटलीस्ट 200 विमेन अध्यक्ष है जिला पंचायत में। कितनी है? 200 वेमेन अध्यक्ष है आज के टाइम में जिला पंचायत में। हो सकता है ये डेटा थोड़ा ओल्ड हो, अपडेटेड डेटा में और ज़्यादा वेमेन की संख्या हो सकती है। सिमिलरली 2000 वेमेन जो कि क्या है, प्रेसिडेंट है ब्लॉक या तालुक पंचायत में। सिमिलरली मोर देन 80,000 वेमेन जो है वो आज के टाइम में क्या कर रही है, ग्राम पंचायत को लीड कर रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने, हमने ये देखा कि बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन पहले जो विमेन का पार्टिसिपेशन इन द लोकल पॉलिटिक्स बिल्कुल मिनिमल हुआ करता था, वो धीरे धीरे चेंज हुआ। एंड वी हैव सीन कि हमारे यहाँ पर आज के टाइम में काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर में विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रही है, लोकल बॉडीज़ को लीड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम लेवल में पंचायत में भी मेयर्स की बात कर ले या फिर हम लोग अध्यक्ष की बात कर ले या नगर पंचायत में भी बात कर ले, तो हम देख सकते हैं एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन जिनकी प्रेजेंस आज के टाइम में इन लेवल ऑफ बॉडीज़ में भी, इन बॉडीज़ में भी, म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी हमें देखने को मिली है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे पहला इम्पैक्ट ये हुआ कि विमेन हैव गेन्ड मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। ठीक है, पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ करता था, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हमें पता है कि अगर विमेन लड़ने की भी कोशिश करेगी लोकल लेवल पर चुनाव, तो लोगों के अंदर क्या था, देखो, लोगों के अंदर क्या था, एक स्टीरियोटाइप था। ठीक है, क्या था, एक जेंडर स्टीरियोटाइप इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट किया करता था। और वे ये एग्जिस्ट किया करता था कि विमेन क्या ही लीड करेगी किसी एक गांव को या किसी किसी एक शहर को, है ना। दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू लीड द पीपल। ये एक तरीके के क्या थी, ये कहीं ना कहीं पूरा स्टीरियोटाइप्स था जो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट किया करता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिजर्वेशन मिला, जैसे ही वेमेन को रिजर्वेशन मिला, तो ये स्टीरियोटाइप टूटा। लोगों के समझ में आई कि अगर वेमेन को हम जानकारी देंगे कि पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें होती हैं, उनको कम से कम एक बार तो अपॉर्चुनिटी मिले आने की पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स में लीड करने की, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आया।
ठीक है। तो क्या हुआ जब विमेन यहाँ पर एंट्री करी, विमेन को एंट्री मिली, तो उनके पास ज़्यादा पावर्स आई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब पावर मिली तो कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आया खुद में कि हाँ, वो भी कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उनके मेन काउंटर पार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने भी रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल करना होता है कि पैसा कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पर अपना दिमाग, अपना विजडम इस्तेमाल करना चालू किया। एंड दे गेन द कॉन्फिडेंस कि वो लोग भी लीड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको केवल और केवल रेसिपिएंट एक तरीके से सिटीजन के तौर पर काम करना है, नहीं। दे कैन ऑल्सो बी द एक्टिव सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एंड वेमेन भी आगे आके क्या कर सकती है, पूरी सोसाइटी को लीड कर सकती है। ये बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है। साथ ही साथ में their presence in the institutions have given many women a greater understanding of the working of politics। ठीक है। जैसे ही women का एंट्री हुआ लोकल लेवल में, तो बाकी women को भी एक पूरी जानकारी मिली कि आखिरकार पॉलिटिक्स काम कैसे करती है। ऑफ कोर्स जो चेयरपर्सन बन रही थी, जो मेंबर बन रही थी, सरपंच बन रही थी, उनको तो जानकारी मिली ही कि आखिरकार लोकल लेवल पर काम कैसे करती है, पॉलिटिक्स कैसे होता है, थोड़ा सा आइडिया उनको मिला। लेकिन साथ साथ में उनको देख करके जो बाकी लोग उनके उनके साथ जुड़े हुए थे, बाकी वुमेन जो उस पर्टिकुलर गांव से या उस पर्टिकुलर उनके एरिया से बिलोंग करती थी, उनको भी ये समझ में आया कि अच्छा, अगर वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी पॉलिटिक्स में क्या कर सकती है, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। पॉलिटिक्स में एक्चुअली में क्या होता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आई। और सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी एक विमेन को खड़ा करो। ठीक है। किसी एक लोकल लेवल पर एक विमेन लीडर को खड़ा करो, वो वहाँ की जो हज़ारों विमेन है ना, उसको इंस्पायर कर देगी कि आप भी मेरी तरह कर सकते हो। ठीक है। और ये यही सेम टू सेम चीज़ हमारे जो रिजर्वेशन था, जो लोकल लेवल पर जो हमने रिजर्वेशन दिया एंड विमेन को अलाउ करा कि वो भी पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बने, उसने ये बहुत बड़े लेवल पर चेंज किया। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन के तौर पर जो विमेन सरपंच थी वो आगे आई। एंड वहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, ठीक है, बाकी अदर विमेन थी, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिला कि जब एक विमेन पूरे गांव को लीड कर सकती है, हम ही में से उठ करके ये आई है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आता है। और इस चीज़ की वजह से जो इवन वुमेन कहीं ना कहीं हिचकती थी कि पॉलिटिक्स में तो जाना ही नहीं है, हमें तो कोई चांस ही नहीं मिलेगा, है ना, वो चीज़ें जो पूरा का पूरा जो एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप्स था ना, वो चेंज हुआ। विमेन की खुद की मेंटालिटी चेंज हुई कि नहीं, अगर वो कर सकती है, एक विमेन हमारी सरपंच हो सकती है, जिला अध्यक्ष हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। ठीक है। सो दिस इज़ वॉट जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर आया। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझी। और क्या देखा, और ये देखा गया कि जब वुमेन को एक बार अपॉर्चुनिटी मिली और वुमेन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, तो जैसा स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट केस स्टडी में पढ़ा था, सीहोर में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जो वहाँ की जो वुमेन सरपंच थी, उनको दोबारा से इलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। ठीक है। तो धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी चेंज होने लगी कि हाँ, अगर विमेन को एक बार अपॉर्चुनिटी मिले तो विमेन भी क्या कर सकती है, विमेन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्रिएट कर सकती है, एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकती है वहाँ पर जो पूरा का पूरा गांव है उसमें। ठीक है। तो ये धीरे धीरे चेंजेस आए। इसके अलावा दे हैव ब्रॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द डिस्कशंस एट द लोकल बॉडीज। जैसे ही विमेन की एंट्री मिली तो नए नए पर्सपेक्टिव आने लगे। ठीक है। कि विमेन अपना जो एक्सपीरियंस लेकर आती है, ठीक है, हाउस होल्ड को मैनेज करने का हो, या फिर उनके साथ जो जो भी घटनाएं होती है, किस तरीके से कहीं ना कहीं उनके साथ डोमिनेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें वो लेकर के आती है। उसके बाद एक नया पर्सपेक्टिव आता है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में। उनको समझ में आता है कि विमेन के लिए स्पेसिफिकली अगर हम विमेन का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सारी स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एक सेंसिटिविटी जो थी, एक ग्रेटर सेंसिटिविटी जो थी, लोकल लेवल बॉडीज़ में जो डिस्कशन हुआ करता था, विमेन को लेकर के हो, बच्चों को लेकर के हो, या और भी अदर इश्यूज़ को लेकर के हो पॉलिटिक्स के, तो वहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या हुई, इन्हांस हुई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है, ये सारी चीज़ें बता रही है कि जो इश्यूज़ कहीं न कहीं पहले क्योंकि विमेन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी, तो बहुत सारे इश्यूज़ विमेन के ख़ास तौर पर एंड बच्चों के ख़ास तौर पर क्या हो जाते थे, इग्नोर हो जाते थे। ठीक है। कहीं न कहीं क्या हो जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था। बड़े-बड़े लेवल पर अच्छा ठीक है, डेवलपमेंट का काम करना है, यहाँ पर रोड बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करना है, ये तो सारी चीज़ें करी जा रही थी। बट जो एक स्पेसिफिक सेक्शन का जो इश्यू था ना, वो इग्नोर कर दिया जाता था। बट जब से विमेन ने एक तरीके से एंट्री ली, तो यहाँ पर इन सब इश्यूज़ पर भी एक बड़े लेवल पर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है। इनके रिगार्डिंग स्कीम्स का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। समझ में आया? तो ये हम लोग एक बहुत बड़ा लेवल पर क्या देख रहे हैं, एक चेंज देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वुमेन इन द लोकल पॉलिटिक्स। बट ऐसा नहीं है कि कोई समस्या ही नहीं है। सारी एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़े लेवल पर ज़रूर हुआ, बट
यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन में भी बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है। खास तौर पर जो मेजर समस्या थी दैट women वर अनेबल टू assert their presence or they were mere proxies for the male members of their family who sponsored their election. Such instances however they are becoming fewer, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, आपने ये चीज़ अपने गांव में भी देखी होगी, ठीक है। क्या होता है बेसिकली कि जब किसी एक पर्टिकुलर गांव में सीट रिजर्व कर दी जाती है कि इस बार मुखिया जो है वो कौन बनेंगे, मुखिया एक तरीके से गांव के मुखिया एक विमेन ही बनेगी, तो क्या होता है, तो जो डोमिनेंट फैमिलीज होती है जो हमेशा वहाँ से सरपंच बनती हुई आई है, वो वहाँ पर अपनी जो फैमिली की जो विमेन है उनको खड़ा कर देगी एंड वहाँ पर वो विमेन जीत जाती है। बट यहाँ पर विमेन जीतने के बावजूद भी एक तरीके से विमेन केवल रबर स्टैंप के तौर पर काम करती है, ठीक है। केवल रबर स्टैंप के तौर पर काम करती है, क्यों? क्योंकि रियल पावर जो है या तो बेटे के हाथ में है या फिर पति के हाथ में है, ठीक है। ज़्यादातर जो पति है, ठीक है, जो उस विमेन का जो पति है जो सरपंच बनी है, उसी वही वहाँ पर सारे के सारे काम जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या देखने को मिली, इसी चीज़ को कहा जाता है सरपंच पति, ठीक है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, सरपंच पति। तो ये जो फिनोमेना है ना, ये जो फिनोमेना है ये कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा आइडिया था रिजर्वेशन को लेकर के कि विमेन को हम ज़्यादा पावर देंगे ताकि विमेन खुद समझ पाए पॉलिटिक्स क्या होती है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, सारी चीज़ें विमेन जान सके। बट एट द एंड क्या हो रहा था, हम ये देख रहे थे कि चुनाव एक तरीके से जीता जाता है विमेन के द्वारा, बट इवन वहाँ पर जब शपथ लेने की बारी आती है तो वहाँ पर उस विमेन का पति शपथ ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि वहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोविजन का जो एक तरीके से जो रिजर्वेशन है, यहाँ पर ये एक लूप होल्स दिखाई दिया कि हो रही है इलेक्ट विमेन, लेकिन रियल पावर्स कौन एक्सरसाइज कर रहा है, उसका पति, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द विजिलेंस ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आज के टाइम में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के सतर्क है एंड दे आर इंश्योरिंग, वो इंश्योर कर रहे हैं कि अगर विमेन वहाँ पर इलेक्ट होकर के आई है तो रियल पावर भी विमेन ही एक्सरसाइज करे, ठीक है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाना है, विमेन को विमेन के राइट्स के बारे में अवेयरनेस बताई जा रही है, ठीक है। कि अगर आप सरपंच बने हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही तरीके से काम करोगे, आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं। उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि आपके अधिकार क्या है, आपकी पावर्स क्या है, थोड़ा सा जागरूक रहो अपनी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। कैंपेनिंग्स करे जा रहे हैं, एक तरीके से सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे जाते हैं जहाँ पर जो भी विमेन सरपंच है उन सबको बुलाया जाता है, बताया जाता है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये जो पद मिला है वो खुद आपको एक्सरसाइज करना है। ऐसा नहीं होने देना कि आपके फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं वो आपकी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वजह से, ठीक है, एंड अदर ऑफिसर्स की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, धीरे धीरे जो सरपंच पति का जो फिनोमेना है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, विमेन का पूरा हमने अंडरस्टैंड करा, सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करा कि विमेन को जब रिजर्वेशन मिला तो उसकी वजह से क्या हुआ। अब हम लोग एससी और एसटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमें पता है कि एससी और एसटी के लिए भी क्या है, रिजर्वेशन है। तो क्या हो रहा है कि 16.2% जो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है एंड 8.2% ऑफ शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पर एट प्रेजेंट हमारी अर्बन बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में कितने मेंबर्स हैं एससी और एसटी से, लगभग 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जब हमने रिजर्वेशन दिया, सो इट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द सोशल प्रोफाइल ऑफ द लोकल बॉडीज़। जो हमारी लोकल बॉडीज़ की जो सोशल प्रोफाइल है वो क्या होने लगी, चेंज होने लगी। क्यों? क्योंकि देखो पहले सिंपल सी बात है, जो बड़ी बड़ी जो डोमिनेंट फैमिलीज हुआ करती थी गाँव में, वही लोग क्या किया करते थे, वही लोग एक तरीके से सरपंच बना करते थे, ठीक है। हाई कास्ट के लोग ही क्या किया करते थे, सरपंच बना करते थे। बट जब से एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन हुआ तो किसी गांव में जब पहले केवल और केवल हायर कास्ट के लोग हुआ करते थे, अब वहाँ पर रिजर्वेशन हुआ तो शेड्यूल कास्ट का मेंबर ही बनेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो पहले एक पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेट किया करती थी, अब उसकी जगह पर शेड्यूल कास्ट आ रही है। एक दलित मेंबर भी क्या बन रहा है, एक दलित मेंबर भी एक गाँव में क्या बन रहा है, सरपंच बन रहा है। एंड दीज बॉडीज हैव बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोशल रियलिटी दे ऑपरेट विद इन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सोशल रियलिटी है ना उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर एक गाँव में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं एंड अदर कास्ट के लोग भी हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर मेंबर है, जब कोई एससी या एसटी बन रहा है तो वो वहाँ के
वहाँ पर जो एससी या एसटी के जो मेंबर हैं उनको भी एक तरीके से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बट पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। पहले क्या होता था, पहले केवल अपर कास्ट के लोग कहीं ना कहीं अपनी पैसों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए वही सरपंच बना करते थे। तो अब थोड़ा सा और ज़्यादा जो लोकल लेवल पर जो लोगों के इशूज़ हैं, जो हर कम्युनिटी वहाँ पर उस गांव में एग्जिस्ट करती है, उनका रिप्रेजेंटेशन बेटर तरीके से हो पा रहा है। बट ऑफकोर्स हमें पता है कि जब भी देखो किसी से भी पावर छीनी जाती है ना, किसी से भी पावर छीनी जाती है, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप से पावर छीनी गई बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, तो क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर पावर तो होनी थी। वो लोग क्या करते, अपनी पावर को आसानी से जाने देते क्या, बहुत मुश्किल होता है अपनी पावर को छोड़ना, है ना, ह्यूमन नेचर होता है। अगर मैं आपको कल क्लास का मॉनिटर बना दूं, तो जब आपसे ये पोजीशन छीनी जाएगी ना, तो आपको दुख होगा, भले ही आप किसी को दिखाए ना। ठीक है, अगर आप स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो और वो पर्टिकुलर पोजीशन आपसे छीनी जाती है, तो फिर आपको आपको एक तरीके से क्या होगा, दुख होगा उस पर्टिकुलर चीज़ का, है ना। ये ह्यूमन नेचर है कि जिसके पास पावर होती है ना, उससे जब छीनी जाती है ना पावर, तो दुख होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा, जब एक पर्टिकुलर गाँव में जब हर बार सोशल ग्रुप्स ही जो डोमिनेट सोशल ग्रुप है वो सारी चीज़ें कंट्रोल किया करते थे, वो सरपंच बनते थे, तो धीरे धीरे जब एससी और एसटी का आना चालू हुआ, तो क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर पावर हुआ। ठीक है, थोड़ी बहुत एक तरीके से क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर पावर हुआ। बट हमें यह समझना होगा कि जब भी हम डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं, डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग हैं उसमें से लगभग हर मेंबर को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना, कि वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन सके। केवल एक ही पर्टिकुलर ग्रुप को क्यों अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। तो जब डेमोक्रेसी को हमें मीनिंगफुल बनाना है, and we have to give power to those who did not enjoy it earlier, there is bound to be some conflicts and tensions in the society। तो सीधी सी बात है, जब ऐसा चेंजेस हम लोकल लेवल पर लेकर आएंगे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बनाएंगे सरपंच, जो आज तक भी नहीं बन पाए थे कभी। ठीक है, एससी और एसटी जब नहीं बन पा रहे थे, तो अब हम जब उनको पहली बार बनाया जाएगा ना, तो जब उनको पहली बार बनाया भी जा रहा था, तो क्या हो रहा था, टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्या हो रहा था, एक तरीके से स्ट्रगल हो रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं जो अपर लेवल पर जो सोशली जो डोमिनेंट ग्रुप थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके हाथों से पावर छीन ली गई, है ना। तो ये चीज़ें हो रही थी, बट एट द एंड मैटर क्या करता है कि थोड़ी मोटी टेंशन चलती रहती है। हमें ज़रूरी क्या है कि हमारी डेमोक्रेसी सही तरीके से फंक्शन करे, उसके लिए कोई भी रिफॉर्म लेकर के आना पड़ेगा, भले ही उसमें कोई दिक्कतें क्यों ना आए, ठीक है, कितनी समस्याएं क्यों ना आए, लेकिन वो रिफॉर्म एट द एंड इंपॉर्टेंट है, तो लेकर आना पड़ेगा, चाहे कितना टेंशन हो, चाहे कितना ही इशूज़ क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा। फिर उसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि हम लोगों ने एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन के बारे में समझा, विमेन रिजर्वेशन के बारे में समझा। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है ना, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या वाकई में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से हमारी जो पंचायत है एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके पास रियल एंड इफेक्टिव पावर है, या अभी भी कुछ कुछ एरियाज़ में इनकी पावर्स में कमियां हैं। ठीक है, जो पावर जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई है, क्या ऐसा है, तो उसको अब हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, experience with the functioning of the local government in the past decade have shown that the local government in India enjoy limited autonomy to perform the functions assigned to them। पहली चीज़ क्या है कि ऑटोनॉमी लिमिटेड है, मतलब यहाँ पर जो पावर उनको मिली है ना, पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी लिमिटेड पावर ही दी गई है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पहली चीज़ ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या बोला है कि मैनी स्टेट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स टू द लोकल बॉडीज़। हमें पता है कि पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट्स देने की बात करी गई थी, म्यूनिसिपैलिटीज़ को एक तरीके से 18 सब्जेक्ट्स देने की बात करी गई थी। बट हमें पता है कि ऑप्शन किसके हाथ में था, ये चॉइस थी स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो पूरा देना चाहती है या देना नहीं चाहती है ना, कितने देना चाहती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं करे गए लोकल बॉडीज़ को। इसका मतलब दैट द लोकल बॉडीज़ कैन नॉट रियली फंक्शन इन एन इफेक्टिव मैनर। इसकी वजह से वो इफेक्टिव मैनर में आज के टाइम में काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि पावर से ही नहीं है ना उनके पास। स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया उनको पावर देने से। जितने फंक्शंस बोले गए थे, कितने फंक्शंस, ये सारे काम ये करेंगे, ये लोग करेंगे पंचायत लेवल पर, म्यूनिसिपैलिटीज़ लेवल पर, उतना स्टेट गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। ठीक है, इसीलिए समस्या क्या है, समस्या क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड ऑटोनॉमी ही है एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, इसकी वजह से इफेक्टिव तरीके से हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, similarly, some people criticize the formation of local bodies because this has not changed the way in which decisions are taken at the central and state level. People at the local level do not enjoy much powers of choosing the welfare schemes or allocation of resources। कुछ लोग हमारे इवन
73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स बनी, उसको इवन क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में भी डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ पर पंचायत है, हमारे यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज़ है, लेकिन फिर भी वो उनके पास इतनी ज़्यादा इफेक्टिव पावर्स नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कि कौन सा वेलफेयर प्रोग्राम लेकर के आना है और कौन सी स्कीम लेकर के आनी है, या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो फंड्स हैं उसमें भी जो फाइनेंशियल पावर है वो भी क्या है, बहुत लिमिटेड है। तो मोटे तौर पर यहाँ पर जो हम सोच रहे थे कि थर्ड लेवल पर जो गवर्नमेंट आएगी वो भी क्या होगी, उनके पास भी अपनी खुद की बहुत ज़्यादा पावर्स होगी, उनके पास भी पूरा पैसा होगा ताकि वो क्या कर सके, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो चीज़ में आज भी क्या है, कमी नज़र आती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो दे डोंट एंजॉय मच पावर्स ऑफ चूजिंग द वेलफेयर प्रोग्राम्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने लेवल पर वो वेलफेयर प्रोग्राम्स को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। रादर हो क्या रहा है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम्स बना दी, बस उसी के लिए सेंटर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अपने लेवल पर खुद इनिशिएटिव लेकर के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, ये अंतर है। फिर उसके बाद लास्ट में जो बताया गया है वो यही है कि लोकल बॉडीज़ के पास बहुत ही कम फंड्स है अपना खुद का। ज़्यादातर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो हमारी पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज़ है, वो डिपेंड कर रही है। इसीलिए वो अपने काम को इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रही। आप देखते होंगे कि बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज़ जो है उनके पास पैसा ना होने की वजह से रोड्स की हालत देख लो क्या है। ठीक है, रोड्स की हालत देख लो, वेस्ट मैनेजमेंट देख लो कितने लोअर लेवल का होता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इन सब चीज़ों में, बट नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। समझ रहे हो? पैसे के मामले में ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नज़र आती है। वहीं कुछ और अगर आप देखोगे, डिस्पाइट दैट फैक्ट कि कुछ बड़ी बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज़ जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं, एंड दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके पास पैसा खूब है, लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर करप्शन ज़्यादा होने की वजह से ये लोग जो सर्विसेज लोगों को देनी चाहिए, ठीक है, टैक्स कलेक्शन इनका अच्छा है, टैक्स बेस अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो पैसे ले करके ये जो सर्विसेज देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए क्या होता है, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में ही सड़क है, हमें पता नहीं क्या होता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या बता रही है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादातर में क्या है, फंड्स नहीं है, ज़्यादातर में म्यूनिसिपैलिटीज़ में फंड्स नहीं है। ओके, एंड रूरल लोकल बॉडीज़ क्या है, रूरल लोकल बॉडीज़ रेज 0.24 ऑफ द टोटल रेवेन्यूज़ कलेक्टेड, दे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। तो पैसा कितना है, केवल और केवल जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू के कलेक्शन का केवल 0.24% मिलता है, लेकिन खर्चा कितना करना होता है उनको, अराउंड 4%। मतलब सीधी सी बात है कि जितना वो अर्न कर रहे हैं वो बहुत कम है, इसके मुकाबले मतलब जितना उनको खर्च करना है उसके मुकाबले उनका अर्निंग सोर्स बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए उनको डिपेंड करना होता है किस पर्टिकुलर चीज़ पर, जो ग्रांट्स है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की, उस पर्टिकुलर डिमांड्स पर, मतलब ग्रांट्स पर क्या करना होता है, डिपेंड करना होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ओवरऑल कंक्लूड अगर हम करें तो हमने क्या समझा इसमें, हमने समझा इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है 73rd एंड 74th का, उसकी वजह से जो विमेन रिजर्वेशन हुआ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, SC ST को रिजर्वेशन मिला उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एंड फिर हमने ये देखा कि आज भी चैलेंजेस हैं। आज भी अगर हम देखें तो रियली में इफेक्टिव पावर्स आज भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी। साथ ही साथ में अगर हम फंड्स की बात करेंगे तो फंड्स में भी क्या है, डिपेंडेंसी है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से जो पूरा आइडिया था हमारा कि हम लोकल लेवल पर गवर्नमेंट्स ऐसी बनाएंगे जो अपने इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगी, वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पा रही है। समझ में आ गया? ठीक है, कंक्लूड अगर हम करें तो कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, experience suggests that the local governments continues to be the agencies implementing the welfare and the development schemes of the center and the state। ठीक है, एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि जब हम 1993 में हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, तो वहाँ से लेकर के आज तक जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट क्या कर रही है, उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हमें रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहिए था। मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन रियल तरीके से करना चाहिए था। केवल लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कि 29 फंक्शंस मिलने चाहिए, वो चीज़ रियलिटी में तो नहीं हो पाई ना। ठीक है, तो वो रियल पावर यहाँ पर होनी चाहिए थी। एंड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गिविंग मोर एंड मोर पावर टू द पीपल। डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं एंड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की कोशिश करते हैं। तो अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की कोशिश करनी है तो उसके लिए जो हमारी ग्राम पंचायत है,
ग्राम पंचायत नहीं, जो हमारी पूरी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं एंड जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको रियलिटी में पावर मिलनी चाहिए, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, बात कर रहे हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो लोगों को पावर कब मिलेगी? जब उनकी ये लोकल बॉडीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग होगी ना, तभी तो मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली इन द लीगल प्रोविजंस बट इन द प्रैक्टिस ऑफ दोज प्रोविजंस। केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कि हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, थर्ड टायर पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड लेवल पर गवर्नमेंट बना रहे हैं और लीगल प्रोविजंस बना दिए, उससे काम नहीं होगा। जो असलियत है कि डेमोक्रेसी वाकई में और ज़्यादा ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई कि नहीं हुई, वो डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस में कितनी स्ट्रेंथन हुई। और एक्सपीरियंस हमें क्या बता रहा है? एक्सपीरियंस हमें ये बता रहा है कि आज भी जो हमारी पंचायत है या फिर जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है सेंटर पर, स्टेट पर अपने फंड्स के लिए, एंड उनके पास रियल पावर्स नहीं है, इफेक्टिव पावर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पावर नहीं दी। समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमें रेडी होना चाहिए और ज़्यादा रियल डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए रियलिटी में पावर्स हमें देनी होगी। ठीक है, इनको एक तरीके से क्या बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा पावर्स को दे करके, एंड मतलब पूरी की पूरी पावर्स दे करके, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे प्लानिंग की पावर हो, चाहे फाइनेंशियल पावर हो, सारी की सारी पावर उनको और ज़्यादा देनी पड़ेगी। तब जा करके क्या हो जाएगा, तब जा करके हम उनको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के पिलर के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को बिगिन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।